125 CRPC के सबसेक्शन 1 में उपधारा 1 में पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति। तो इससे हमारा मीनिंग क्या है, पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति? इसका मतलब ये है कि उसके पास साधन है कि वो उनका भरण पोषण कर सकता है। ठीक है। हालांकि मैंने आपको पिछले डिस्कशन में ये भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक साधु के सन्यासी के खिलाफ भी आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि आपने जब शादी की थी तब आप सन्यासी नहीं थे, आप सन्यास छोड़ के भाग गए अगर घर बार को, और आप ये आके प्लीड करते हैं कि मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं, मैं सन्यासी हो गया, दुनिया छोड़ दी मैंने आपको, तो बोले हम आपको जेल भेजेंगे, अदरवाइज़ आप अपनी वाइफ का बच्चों का मेंटेनेंस करिए। तो यहाँ तक मामला गया था। लेकिन ये कार्रवाई इनिशिएट करने के लिए जो ज़रूरी है 125 CRPC में दिया गया है कि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति जिसके पास साधन है। फिर कौन कौन हकदार हैं इसमें? तो ABCD 4 कैटेगरी दी गई हैं। पहली कैटेगरी में डेफिनेटली वाइफ आती हैं, क्योंकि वो सक्सेशन में भी फर्स्ट कैटेगरी की हीयर है, मतलब उत्तराधिकारी हैं पहली श्रेणी की, प्रथम श्रेणी की। तो पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, अब ये यहाँ ऐसा हुआ, मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है, उनमें हस्बैंड जो है वो दरोगा है, पत्नी जो है वो IPS या IAS है, तो वो पत्नी अपने पति पर नहीं लगा सकती। निश्चित तौर पे मजिस्ट्रेट देखते से उसे खारिज कर देगा क्योंकि पत्नी अपना भरण पोषण, जो इसकी पहली शर्त है ए जो है 125(1)A कि पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो जो पति उससे निचला स्तर का अधिकारी है और जो पत्नी है उससे उच्च स्तर की अधिकारी है, तो नहीं माना जा सकता कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। तो पहली एक कंडीशन ये हो गई, पूर्ववर्ती शर्त 1 मिनट, कि जो पत्नी जो लगा रही है अपना वो आवेदन, तो उसे सिद्ध करना होगा पहले कि वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, वो खुद का भरण पोषण नहीं कर पा रही है, पहली बात। हाँ, अब पूछे नेहा, क्या पूछ रही थी आप? हाँ, होता है। आपको 125 का एक आदेश मैंने दिया था, कॉपी आपको शायद कोर्ट में, और सॉरी आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, आपको ध्यान होगा मैंने लिखा था उसकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए। ये मान लीजिए कि जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, क्योंकि कई मामलों में एलिमोनी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिलाई है वो लाखों रुपए में है, और यहाँ मजिस्ट्रेट का जो पावर है वो 3,000 रुपये 5,000 रुपये तक आता है केवल। तो उसमें आपको ध्यान में रखना होगी उसकी सामाजिक और उसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो क्या है। जैसे जो आदेश मैंने आपको दिया था वो शायद किसी देहाती इलाके का था, वहाँ मैंने मेरे ख्याल से 1500 या 1,000 रुपये दिलाए थे उसे महीने के। तो हाँ, ये स्टेटस और ये जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है, इसको ध्यान में रख के ही आदेश किया जाता है, बिना ध्यान में रखे आदेश नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसका वो है, चूँकि अभी सेक्शन आ गया है तो उसको डिस्कस कर लें हम लोग। 125 का सेक्शन 1 का प्रोविज़ो है बी या ख, अपनी धर्मज मतलब लेजिटिमेट या अधर्मज या इलेजिटिमेट संतान, अवयस्क संतान का, चाहे विवाहित हो या ना हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, मतलब लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट। अब इसमें गर्ल चाइल्ड और मतलब मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड दोनों आ गए, लड़का भी आ गया लड़की भी आ गया, गिवन कि वो माइनर हों और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हों, वो भी अपने पिता के खिलाफ दावा लगा सकते हैं। तीसरी जो एक मिनट, ये सेक्शन डिस्कस कर लें फिर हम इसे डिस्कस करेंगे, है ना। तीसरा जो कैटेगरी है वो, तीसरी कैटेगरी ये है कि यदि अपनी धर्मज या अधर्मज, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट जो उनकी संतान है, जो विवाहित पुत्री नहीं है, इसमें क्लियर हो गया। अगर वो मैरिड है अगर डॉटर, तो वो एंटाइटल्ड नहीं है ऐसा लगाने के लिए या इस तरीके का आवेदन लगाने के लिए, या फिर जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, ठीक है, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है, जो हम 1 का जो सी पढ़ रहे हैं, तो 125 CRPC का सेक्शन 1 सबसे प्रोविज़ो सी। तो धर्मज या अधर्मज संतान का जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, वहाँ ऐसी संतान, अब वो विवाहित पुत्री को तो बाहर कर दिया इसमें से, ठीक है, तो अब वो भले वयस्क हो गए हों और संतान है यहाँ पे, तो इसमें भी मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड दोनों शामिल हैं। वहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता, एबनॉर्मेलिटी इन फिजिक और मेंटल
या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। मानसिक रूप से हम कहते हैं मेंटली रिटार्डेड है या मेंटली थोड़े से वीक है या फिजिकली डिसेबल्ड है, ऐसी कोई भी कंडीशन अगर है तो उस व्यक्ति को अपनी लीगल या लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट अपनी धर्मज या अधर्मज दोनों संतानों को भरण पोषण देना होगा। लास्ट इसका है अपने माता पिता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ये कैटेगरी बताई है कि वो ये लोग मांग कर सकते हैं, और अगर वो भरण पोषण देने में उपेक्षा करता है वो व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन है या भरण पोषण करने से इनकार करता है, और ऐसी उपेक्षा और इनकार के ऐसी जो उपेक्षा है या इनकार है उसके कोई ऐसे कारण नहीं है और ये साबित हो जाता है कि वो बिना किसी उसके इनकार कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट ये डायरेक्शन दे सकता है उस व्यक्ति को कि वह पत्नी या ऐसी संतान, जो 4 कैटेगरी हमने डिस्कस की है ऊपर 125 में, कि वो भरण पोषण के लिए मासिक दर पर, मतलब मंथली इतना पैसा जितना आदेश में मजिस्ट्रेट लिखे तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर दे, या उस व्यक्ति को प्रदान करे जिसे मजिस्ट्रेट आदेश दे रहा है कि मंथली देना है या आपको बाई मंथली देना है या क्वार्टरली देना है या बाई ईयरली देना है या 6 मंथली या जैसा भी देना है, तो वो कोर्ट आदेश कर सकता है ये। ठीक है। और इस एक मिनट, आपके सबके डाउट अभी ये लेंगे, इस सेक्शन को हम पहले पूरा कर लेंगे, सेक्शन छूट जाता है। ठीक है। इसमें यह है अवयस्क पुत्री के पिता को निर्देश हो सकता है कि जब तक उसका विवाह ना हो जाए, ठीक है, तो वह ऐसा भत्ता दे जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाती है। दूसरा ये है कि अगर अवयस्क पुत्री का विवाह हो गया और पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है तो भी ऐसा आदेश दिया जा सकता है। ठीक है। और इसमें जो बाद में अमेंडमेंट किया गया वो ये है कि जो मजिस्ट्रेट है वो इसी उपधारा के अधीन, मतलब सबसेक्शन 1 के तहत मासिक भत्ते के संबंध में, मतलब मंथली मेंटेनेंस जो दिया जाना है, कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इंटरिम मेंटेनेंस, ये आवेदन अक्सर लगता है, और ये आवेदन इंटरिम मेंटेनेंस का होता है कि साहब जब आप डिसाइड करेंगे तब करेंगे, अभी तो खाने को हमारे पास कुछ नहीं, तो अभी तो कुछ दिलाइए आप। तो उसमें होता ये है कि मजिस्ट्रेट एक आदेश कर देता है कि ठीक है 1000 रुपये से उसको पावर है, 2 लोगों ने मांगा तो 1000 रुपये की इनकी व्यवस्था चल जाए, 1000 रुपये प्रति माह ये आदेश दिनांक से अंतिम आदेश तक अदा करेगा नॉन एप्लीकेंट। तो वो फिर इंटरिम मेंटेनेंस की श्रेणी में आ जाता है, और वो इंटरिम मेंटेनेंस फिर हस्बैंड को वो देना पड़ता। तो ये अंतरिम के व्यवस्था की गई है। और इसमें ये है, एक तो जो प्रोविज़ो है वो ये है कि ये जो मामला है या जो ये कार्यवाही है, क्योंकि अब अंतरिम मेंटेनेंस हो गया, बाद में आपने ये पाया कि ये अंतरिम मेंटेनेंस लेने के लिए ये पात्र ही नहीं था, तो इसलिए एक व्यवस्था और कर दी गई CRPC में कि इस सारी कार्यवाही को पहली बार जब अपीयर होता है या तामील हो जाती है आवेदक पर, उसके 60 दिन के अंदर निपटा दिया जाएगा। लेकिन यूजुअली ये साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मामले चलते हैं कोर्ट में, इंटरिम मेंटेनेंस वगैरह देते रहते हैं, और डिफ़ॉल्टर जब होते हैं तो फिर वो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस इसमें है वो फॉलो होती हैं। हाँ, अब अपने डाउट बताइए, उसको हम फिर लेते हैं एक एक।